अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पीएम मोदी ने रूस में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत की और मजे की बात यह है कि वहां पर चीन के सदर शी जिनपिंग और पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। इंडिया और चीन के बीच जारी स्टैंड ऑफ के दरमियान ये पहला मौका था कि जब चीनी सदर शी जिनपिंग और मोदी साहब आमने सामने आए और मोदी साहब को देखकर चीनी सदर के दिल से कुछ इस तरह के जज्बात निकले होंगे कि जो नजर से गिर गया वो मेरे लिए मर गया, अब मेरी जान रूठने मनाने वाले जमाने गए। यानी ये कि लद्दाख और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के मोदी साहब इमरान खान और शी जिनपिंग की नजर से गिर चुके हैं और अब उनको मनाने की लाख कोशिशें करने के बावजूद ना चीन मान रहा है और ना पाकिस्तान। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 मुल्कों का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के कुछ मुल्क शामिल हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोरम है जो कि मेनली सिक्योरिटी और डिफेंस पे फोकस करता है। मोदी साहब ने चीन और पाकिस्तान की जानिब से SCO समेत हर फोरम पर इंडिया के खिलाफ बात करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपसी मसले क्यों उठाए जा रहे हैं, यानी 2 मुल्कों के जो आपसी मसाइल हैं वो इसमें क्यों उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो 8 मुल्क हैं इस फोरम पर, लिहाजा ये तो SCO के चार्टर के खिलाफ है। हम SCO के चार्टर पर अमल करते हैं लेकिन कुछ मुल्क इसमें इंडिया के साथ अपने जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसको भी लेकर आ जाते हैं। मोदी जी का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। सिद्धांतों के अनुसार SCO के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि SCO एजेंडा में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयास हो रहे हैं जो SCO चार्टर और शंघाई स्पिरिट का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के प्रयास SCO को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत है। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। एक्सेलेंसीज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और सभी रोगमुक्त रहे, यह शांति मंत्र भारत के समस्त मानव कल्याण के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसके बाद मोदी जी ने यह कहा कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायोलेट किया जा रहा है और ये साफ तौर पर चीन की तरफ उनका अटैक था कि चीन हमारी एरिया के अंदर घुस के बैठा हुआ है पिछले कई महीने से। लेकिन दूसरी तरफ से पीएम इमरान खान ने निहायत ही सख्त जवाब दिया है पीएम मोदी को। उन्होंने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गैर कानूनी हरकतें करते हुए यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के खिलाफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर फैसले करने की वजह से इस रीजन का अमन खराब हो चुका है। इमरान खान मोदी साहब की जानिब से कश्मीर पर से आर्टिकल 370 हटाने की तरफ इशारा कर रहे थे। अपनी स्पीच में इमरान खान ने एक बार फिर फ्रांस के सदर को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि मजहब की तौहीन करने की वजह से लोगों के बीच, इंसानियत के बीच नफरतें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने मोदी जी पर दोबारा क्रिटिसिज्म के तीर कसते हुए कहा कि दहशतगर्दी को मखसूस कौम और मजहब से जोड़ना गलत है। ये याद रहे कि मोदी साहब और उनके साबिका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी इस रेस में सबसे आगे हैं और वो ये कि वो मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं। अक्सर उनकी स्पीचेस में आपने रेडिकल इस्लामाइजेशन का नाम सुना होगा और इस बात पे तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दगान भी इनको आड़े हाथों ले चुके हैं। अर्दगान ने रेडिकल इस्लामाइजेशन के टर्म के लिए कहा था कि कोई भी रेडिकल या नॉर्मल इस्लाम नहीं, इस्लाम इस्लाम है। मोदी साहब कई सालों से ये नैरेटिव लेकर चल रहे हैं कि दहशतगर्दी को वो खास एक मुल्क
और ख़ास मज़हब से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि दर हकीकत उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो उनके वोट बैंक है इंडिया के अंदर, उनके लिए दरअसल ये उनका नज़रिया है, लेकिन वो इसको इंटरनेशनल सतह पे उभारते रहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंटी अमेरिका ब्लॉक के ममालिक शामिल हैं सवाए इंडिया के, और इंडिया की शमूलियत इस ग्रुप में दरअसल रूस की वजह से हुई थी, क्योंकि रूस और इंडिया के रिलेशंस उस वक्त तक बेहतर थे। लेकिन जैसा कि इंडिया के रिलेशंस अब काफ़ी ख़राब हो चुके हैं चीन के साथ, और रूस के साथ भी उसके रिलेशंस उस लेवल के नहीं जैसे पहले हुआ करते थे, लिहाजा इस ग्रुप में इंडिया का बरकरार रहना एक मुश्किल बात है आने वाले टाइम में। क्योंकि अमेरिका के साथ बीका का मुआहदा करने के बाद इंडिया ने अपने और रूस के बीच मजीद ट्रस्ट इश्यूज को गहरा कर दिया हुआ है। ये भी बात याद रहे कि गुज़िश्ता महीने चीनी सदर शी जिनपिंग भी इंडिया और अमेरिका को वार्निंग दे चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि जो इन्वेडर्स हैं उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देना ज़रूरी होता है, और ये ज़बान ये है कि अगर आपने इन्वेड करने का सोचा हमारे मुल्क में तो जंग हो जाएगी, और वायोलेंस का जवाब हम वायोलेंस से देंगे। ये बड़ी सख्त ज़बान थी जो शी जिनपिंग ने इस्तेमाल की थी। बहरहाल आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी जी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही अभी तक, और इसी सिचुएशन में जब जो बाइडेन आ चुका है तो आर्टिकल 370 इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, और इस बात के इम्कानात वाज़ेह हैं कि अगर इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, खास तौर पर जो बाइडेन की जो सरकार है उसकी तरफ से, क्योंकि एक साथ मोदी साहब चीन और अमेरिका के साथ खराब रिलेशंस मोल नहीं ले सकते। The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent the Christians. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities. In Assam, around 2 million Muslims face the prospects of being arbitrarily stripped of their nationality through the adoption of discriminatory laws. There are reports of large concentration camps being filled by Muslim Indian citizens. Muslims were falsely blamed, vilified, and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Their businesses were boycotted. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians and Sikhs.